बैक टू केमिस्ट्री लेक्चर गाइस। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। सो चलो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे डील करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के। सो बेसिकली व्हाट वाज द प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री वाज लाइक कोई भी मॉलिक्यूल का एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो उस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और दोनों इक्वल पार्ट जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, है ना। लाइक कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो क्या यहाँ इस मॉलिक्यूल में बेसिकली आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, आपका कार्बन है और ये आपका जो भी अरेंजमेंट में अरेंज है। तो क्या आप इस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एक प्लेन बता सकते हो जो प्लेन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्लेन नजर आ रहा होगा। मान लो इस प्लेन से आप कट करना चाहोगे तो इधर ब्रोमीन का मिरर इमेज ब्रोमीन मिलना चाहिए था, लेकिन क्या है ये आपका फ्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में एक भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और ये डिस्कशन हम लोग डिटेल कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, तो हमारा जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री था वो चार तरह का था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट वन वाज POS, plane of symmetry. Second was what? COS, center of symmetry. Third one was axis of symmetry, and fourth one was alternate axis of symmetry. तो POS को हम लोगों ने कल पूरे क्लास में डिस्कस किया कि POS कैसे होता है, कैसे वेरियस मॉलिक्यूल्स में देखना है, कितने सिस्टम्स थे अपने। जैसे कि हम लोगों ने प्लेनर मॉलिक्यूल में देखा जहाँ पे आपको स्लाइस कट एक नजर आ रहा था ना, और वेरियस उसमें POS एग्जिस्ट किए। फिर हम लोगों ने जो भी एग्जांपल देखा, कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, 2 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, 3 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। दूसरा हम लोगों ने एलिन सिस्टम में देखा। तीसरा हम लोगों ने आपका एलिन सिस्टम के आगे फिर हम लोगों ने मर्ज किया, रिंग एंड डबल बॉन्ड को मर्ज करके हम लोग देखें। बाइफिनाइल सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि कितने POS होंगे। नाउ ऑल दोस केसेस वाज अबाउट POS. So next moving to the next topic. The topic is center of symmetry. ठीक है, next is center of symmetry. Center of symmetry. Okay. Now center of symmetry is COS. Okay. Center of symmetry. ठीक, COS, center of symmetry. ठीक। Now इसमें क्या करना है अपने को? बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, आपको एक सिमेट्री ढूंढना है सेंटर के वो, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, फिर मैं अपन क्या करेंगे उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 1,2-1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन है, राइट, C and Cl, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन है अपने पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक मैं ब्रॉड इसका एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन इसमें, ठीक है, सो दैट कि आप समझ पाओ इसको अच्छे से। दिस इज द मॉलिक्यूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, ना? ये रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है आपको। दिस इज द आवर मॉलिक्यूल। नाउ मैंने क्या किया कि सपोज Cl इज हियर एंड हाइड्रोजन इज हियर, ठीक है। नेक्स्ट इसका ट्रांस वाला अपन ड्रॉ करते हैं। Cl इज हियर एंड इसका सिस भी पॉसिबल होगा, लेकिन हम लोग डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं, अभी ट्रांस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगेन हियर इज हाइड्रोजन एंड अगेन इज हियर इज हाइड्रोजन and here will be hydrogen and here will be also hydrogen, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को। ये मॉलिक्यूल है अपने पास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या कहता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि विद इन द मॉलिक्यूल आपको एक ऐसा सेंटर अज्यूम करना है, एक ऐसा सेंटर अज्यूम करो आप, ठीक है, जिसमें विद इन द मॉलिक्यूल आपको एक ऐसा सेंटर अज्यूम करना है, मानना है, इमेजिनरी सेंटर को आपको अज्यूम करना है, जिसके अक्रॉस अगर आप लाइन ड्रॉ करो, जिसके अक्रॉस आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और उस स्ट्रेट लाइन में मूव करते वक्त आपको सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम मिलना चाहिए। कहने का मतलब जैसे इस सेंटर से आप x डिस्टेंस गए, x डिस्टेंस पे आपको क्या मिला, Cl मिला। आप उसी डायरेक्शन, उसी स्ट्रेट लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे x डिस्टेंस, तो वहां भी क्या मिलना चाहिए, Cl मिलना चाहिए।
अगर ये पॉसिबल है तो आपका वो जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा ध्यान रहे कि सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं, कि यहाँ पे मैं कहीं भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट के को लेकर के किधर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं कहीं भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो उस स्ट्रेट लाइन में इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे आपके क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन अज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मैं y डिस्टेंस गया और वहां पे मेरे को क्या मिला, कार्बन मिला, और उस कार्बन पे एक Cl और एक H मिला, तो उसी डिस्टेंस उतना ही y डिस्टेंस पे अगर आप इस साइड मूव करो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां भी आपको जो यहाँ मिला वही कार्बन यहाँ पे भी मिलना चाहिए, सेम वही हाइब्रिडाइजेशन, सेम वही ग्रुप अटैच्ड वहां पे मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं एक डायगोनली ऐसे अपोजिट टाइप शेप का, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो बेसिकली अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ मैं x डिस्टेंस गया तो मेरे को हाइड्रोजन मिला, तो उसी स्ट्रेट लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं x डिस्टेंस मूव करूंगा तो वहां पे भी मुझे क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ऐसे सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब उस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल बिल्कुल कैसा है, आपका सिमेट्रिक है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल कैसा है, आपका सिमेट्रिक है। नाउ फिर से एक बार अपन कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली एन इमेजिनरी सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक इमेजिनरी सेंटर क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। नाउ क्या कंडीशंस होना चाहिए कि जो सेंटर आपने कंसीडर किया, जिसको आपने इमेजिनरी सेंटर को आपने कंसीडर किया, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो उसके लिए एक कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन है कि अगर उस सेंटर के रिस्पेक्ट में, अगर उस सेंटर के रिस्पेक्ट में आप लाइन ड्रॉ करो, अगर आप उस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अज्यूम किया, ठीक है, यहाँ पे जब मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री अज्यूम किया तो मैं इसके रिस्पेक्ट में मैं इससे पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन पे मैं मूव किया, इस लाइन पे जब मैं मूव किया तो x डिस्टेंस पे मेरे को क्या मिला, क्लोरीन मिला। अब अगर मान लो कि अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो x डिस्टेंस अगर मैं इधर मूव किया तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करो, मूव करो, x डिस्टेंस ही मूव करो। फिर जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव किया तो मेरे को फिर से कौन सा एटम मिल गया, Cl मिल गया। मतलब कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का ये पॉइंट क्या कर रहा है, आपका क्लासिफाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ये फॉलो नहीं होना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप ड्रॉ करो तो सेम एटम अपोजिट डायरेक्शंस में आपके क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए ऑन द लाइन, है ना। यहाँ पे हम कर सकते हैं वेरीफाई कि सिर्फ क्या उसी डायरेक्शन में मिल रहा है या फिर उस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने इसके अलोंग किया, मैं अगर इसके अलोंग करूंगा तो हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। अगर मान लो कि इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर मैं मूव करूंगा तो यहाँ पे कार्बन मिला, यहाँ पे भी मेरे को क्या मिला, कार्बन मिला। अगर मान लो कि डायगोनली अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ भी कार्बन मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा, आपको कार्बन मिलेगा। सो आई होप ये जो मेरा सेंटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, है ना। और किसी भी मॉलिक्यूल में प्रोबेबली आपको एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलने वाला है। थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहता हूँ मैं अपने डिस्कशन को, लाइक दिस इज अ साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन, दिस इज अ साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। हमने जो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया वो ट्रांस डाइक्लोरो अपना 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लो ब्यूटेन है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। सपोज नाउ व्हाट हैपेंड कि आप इमेजिन करो लाइक कि यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है, ट्रांस बोला ना अपन, एक नीचे है ना एक ऊपर है, ठीक है। सो अपन यहाँ पे एक ऊपर रखा क्लोरीन को और एक क्लोरीन को नीचे रखा। नाउ ऊपर हाइड्रोजन और फिर नीचे हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन में ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन, सेम विथ हियर, ओके। नाउ सपोज आपका जो क्लोरीन वाला सिस्टम को आप अज्यूम करो, एक क्लोरीन तो अपना यहाँ है और एक क्लोरीन अपना यहाँ है। नाउ अगर मान लो इस क्लोरीन से आप डायगोनली एक अपोजिट लाइन ड्रॉ करोगे इसके सेंटर से, तो यहाँ पे क्लोरीन मिला, उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर मिलेगा और सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ वाला क्लोरीन मिलने वाला है, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि यहाँ भी हाइड्रोजन है और नीचे भी हाइड्रोजन है, तो अगर इसके सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से हाइड्रोजन और नीचे से भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि एक यहाँ हाइड्रोजन है और इसके अलावा अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो नीचे भी क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन मिलेगा। सिर्फ यही सारे लाइन नहीं, अगर यहाँ से यहाँ आप एक लाइन इस सेंटर के अबाउट एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से इतने डिस्टेंस पे क्या मिला आपको, कार्बन, और उसी अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा। नाउ सेकंड यहाँ से अगर इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ भी आपको क्या मिला,
कार्बन, और यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे अगर आप इधर मूव करोगे क्या मिलेगा? कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरा जो मॉलिक्यूल है अपना वो क्या है? सिमेट्रिक है। पूरा मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिक है। तो इस सेंटर को, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो कैन वी राइट द डेफिनेशन ओवर हियर? व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? इट इज a center, it is a center within the molecule it is a center within the molecule in which line drawn on moving on this line at equal and opposite distance, same atom or group of atom will, ठीक है? अगर ऐसा कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। वो क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ अगर मान लो कि मैं सिंपली अगर आपको साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन दूं तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर कंसीडर करो, ठीक है? और इस सेंटर के अगेंस्ट आप लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन पे मूव करके देखो क्या इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ मूव किया कार्बन, यहाँ से यहाँ मूव किया कार्बन, वो भी sp3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन वहां पे भी, क्या जो कंडीशंस आपको यहाँ पे मिला वही कंडीशंस आपको यहाँ पे मिला? हाँ, वही कंडीशंस यहाँ पे भी मिला। इसका मतलब क्या होगा? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। इसका यहाँ पे क्या होगा? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। जनरली मॉलिक्यूल में कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री होते हैं? एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पे आपने को वो वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखना है कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ आपको क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है, स्लाइस कट मिल जाता है, इधर इधर कहीं से भी कट करो तो आपको ढेर सारे क्या मिलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली आपके मॉलिक्यूल्स में कितना मिलने वाला है? एक ही मिलने वाला है, ठीक है? नाउ अगर मान लो कि इसी का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये इस वाला स्ट्रक्चर जिसमें आपको रिप्रेजेंट किया जाता है थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है? ये इस रिप्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, एंड अगेन हियर हाइड्रोजन एंड इट इज हाइड्रोजन, ठीक है? तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर से जो भी लाइन पास होगा और उस पे जब आप मूव करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाले हैं? सेम ही एटम मिलने वाले हैं, ठीक है? ना ये तो हो गया आपका रिंग कंपाउंड। अच्छा, अगर मान लो कि एसाइक्लिक कंपाउंड है, लाइक अगर मान लो कि मैं इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है? CH एंड H, ठीक है? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? ठीक है? सो इथेन इज समथिंग लाइक प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेन मॉलिक्यूल समथिंग लाइक है, बेसिकली वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो आप क्या करो, इस इथेन को, ठीक है, इस इथेन को आपको एक इमेजिनरी प्लेन इमेजिनरी पॉइंट आप या फिर सेंटर इमेजिन कर सकते हो जिसपे अगर आप मूव करो तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम मिले। क्या अगर मान लो कि ये वाला सेंटर आपने यहाँ पे कंसीडर किया तो यहाँ से आप y डिस्टेंस गए तो हाइड्रोजन एटम मिला, इसी लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप y डिस्टेंस मूव किए तो क्या आपको हाइड्रोजन मिला? आई होप मिला आपको। किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, मान लो कि इस डायरेक्शन में अपन मूव करते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ पे जाने पे मेरे को y डिस्टेंस से फिर से हाइड्रोजन मिल गया, तो इसी लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करो, क्या फिर से आपको हाइड्रोजन मिला? हाँ, मिल गया, ठीक है? मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से y डिस्टेंस आने पे, x डिस्टेंस आने पे मेरे को कार्बन मिला, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? 2 हाइड्रोजन उस पे लगे हुए। क्या यहाँ पे जब आप आए तो क्या आपको वही कार्बन मिला sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ? हाँ, वही मिला। इसका मतलब यहाँ पे एक COS एग्जिस्ट करेगा, एक क्या बेसिकली COS एग्जिस्ट करेगा, जनरली COS एक ही होता है। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया। नाउ मान लो कि इसमें से मैं किसी एक एटम को चेंज कर दूं, लाइक C डबल बॉन्ड C, H की जगह पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया इस पर, ठीक है? नाउ ऑल एटम्स आर सेम। नाउ क्या कोई आप एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर सकते हो जिसके रिस्पेक्ट में
आप उस वहां पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और उस लाइन पे जब आप मूव करोगे तो सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलना चाहिए, सेम एटम मिलना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मान लो कि यहाँ से यहाँ मैं वाई डिस्टेंस मूव किया तो मेरे को हाइड्रोजन मिला, ठीक है। जब मैं यहाँ से उसकी उसी लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में मैं मूव किया तो वहां पे भी मेरे को हाइड्रोजन मिला, हाँ भाई मिल गया मेरे को, पहला कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई। तो मैंने कहा कि एक जगह से नहीं, वो सारे डायरेक्शन से सेम ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैं इस डायरेक्शन में इस बार मूव करने का कोशिश किया, तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया वाई डिस्टेंस पे तो मेरे को फ्लोरीन मिला। जब मैं उसी लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो मेरे को हाइड्रोजन मिल गया। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता तो यहाँ पे अगर मेरे को फ्लोरीन मिला तो यहाँ पे भी मेरे को क्या मिलना चाहिए, फ्लोरीन मिलना चाहिए। इसका मतलब नो सीओएस, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। नाउ अनदर क्वेश्चन, मान लो कि अगर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं लाइक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड CFH एंड दो फ्लोरीन लगा दिया मैंने आपको, ठीक है। नाउ मैं फिर से इसमें इंटरेस्टेड हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढने के लिए, तो क्या आप सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें ढूंढ सकते हो? फिर से आप कोई इमेजिनरी जहां भी आपको मन करता है वहां पे पॉइंट कंसीडर करो। जनरली जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। तो वहीं पे आप कंसीडर करो और अपने रूल को क्या करो, वेरीफाई करो, ठीक है। क्या रूल होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढने के लिए? आपको क्या करना होता है कि इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करना होता है, उस पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो उस लाइन पे जितना डिस्टेंस इधर मूव किया उतना डिस्टेंस इधर मूव करने का सेम एटम मिलना चाहिए। मान लो कि इधर इतना डिस्टेंस मूव किया हाइड्रोजन, उसके उसी लाइन के अलोंग मैंने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो फिर से मेरे को क्या मिला, हाइड्रोजन। वेरी गुड, है ना, मेरा जो कंडीशन था वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। नाउ मैं दूसरा लाइन चेक करना चाहता हूं, मान लो कि अगर मैं इसके अलोंग सर्च करूं, ठीक है, इसके अलोंग अगर मैं सर्च करूं तो मान लो कि इस पॉइंट से यहां तक मैं x डिस्टेंस गया तो मेरे को फ्लोरीन एटम मिला। उसी लाइन के अलोंग अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा तो क्या मेरे को फ्लोरीन मिला? हां मिला। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे COS प्रेजेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर है, एक ऐसा सेंटर है जिसके अलोंग अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उस लाइन के अलोंग अगर आप मूव करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम ही एटम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ऐसे सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। नाउ कुछ और एग्जांपल अगर अपन कर लें लाइक CH3 CH3H CH3 ओके। इसी का मैं ट्रांस, ये तो CH दिख रहा होगा आपको, है ना, इसी का मैं ट्रांस ड्रॉ करता हूं like C double bond O and then again C CH3H C double bond O and then this is CH3 and this, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बेसिकली आपने इसमें क्या करना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे है कुछ नहीं। मैं इसका थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ बॉन्ड लाइन में, लाइक ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ भी एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, अगेन एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे आपका एक CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगेन आपका यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। मैं इसी मॉलिक्यूल को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ बॉन्ड लाइन में, लाइक सो दैट कि आपको थोड़ा खोजने में आसानी हो कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है भी या नहीं, ओके। This is oxygen over here, this is oxygen over here, now here is oxygen, now also here is oxygen, next here is H and here is CH3 and here is CH3 and here is, right? Okay, so क्या आप फाइंड कर सकते हो कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको ढूंढने के लिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको ढूंढने के लिए जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा क्या, कि एक इमेजिनरी पॉइंट आपको ढूंढना है, उस पॉइंट का आपको लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन पे जब मैं मूव करूंगा तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को क्या मिलना चाहिए, सेम एटम्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे एक सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मान लिया अभी इमेजिन कर लिया सेंटर, ठीक है। मैं इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। जब इसके अलोंग में लाइन ड्रॉ किया, मैं उस पे मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ मैं मूव किया, x डिस्टेंस पे मेरे को मिथाइल ग्रुप मिला, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव किया तो मेरे को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। मतलब पहला ही कंडीशन अगर कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे नो COS होगा, यहाँ पे कोई भी COS प्रेजेंट नहीं है ना। मान लो कि इस मॉलिक्यूल में मैं ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है,
इसके अलावा मैं मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पे आपको मिथाइल दिख रहा होगा और सेम डिस्टेंस पे आपको यहाँ भी मिथाइल दिख रहा होगा। अगर इसके अलावा हम मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ मूव किया तो हाइड्रोजन, और यहाँ से यहाँ आगे मूव किया तो हाइड्रोजन। आई होप सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। इसके अलावा भी नहीं, मान लो कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, sp3 कार्बन मिला, यहाँ से दिया तो sp3 कार्बन, और उस sp3 पे एक मिथाइल और एक H, उस sp3 पे एक मिथाइल और एक H, हाँ हो रहा है, ठीक है। मान लो कि मैं इसके अलावा ड्रॉ किया, ठीक है, उसके अलावा अगर मैं मूव किया तो इस डिस्टेंस पे मैं गया, जब ऊपर गया मैं तो वहां पे देखा मेरे को क्या मिला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिला, वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो उसी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं आया तो वो भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन से अटैच हो गया, ठीक है ना। मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूंगा तो उसके अपोजिट साइड कौन मिलेगा, ऑक्सीजन, और इसके अपोजिट साइड फिर से क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आपका, प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या फिर कब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सो दीज आर द पॉसिबल केसेस where you can find the center of symmetry, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल अपन लेते हैं। The example is like क्यूबेन, ठीक है, आपको बताता हूँ। क्यूबेन एक मॉलिक्यूल होता है क्यूब के जैसा, ठीक है। तो this is ये क्यूबेन, ठीक है। क्यूबेन मतलब सारे साइड्स बॉन्ड लाइंस आपके सेम है, सारे सेम। क्या आप इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हो? बेशक, है ना। इसका जो सेंटर होगा, क्यूब का जो सेंटर होगा वो क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखना आना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री के क्या कंडीशंस हैं, मॉलिक्यूल्स को देखकर क्या रूल्स अपने लगाओ, और सेंटर ऑफ सिमेट्री आप आसानी से ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो। और आपको मैं एक हिंट ये भी बता देता हूं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली 1 होता है। कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री होते हैं ये अभी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला वो नहीं है, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ थर्ड वन वाज, थर्ड सिमेट्री जो अपना था सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगेन EOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पहले समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन अपन लिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ सी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, आपको पता चला होगा समथिंग, वहां प्लेन्स ऑफ सिमेट्री था फर्स्ट वाले में, तो कोई प्लेन के बारे में बात किया जा रहा था। सेकंड में था आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो कोई सेंटर के बारे में बात किया जा रहा था। नाउ ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो बेसिकली यहां पे भी क्या डिस्कशन होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है। सो क्या है कि जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक साइक्लोप्रोपेन ले लिया, ठीक है, एक साइक्लोप्रोपेन ले लिया, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन जब मैं ले लिया तो मैंने क्या कहा कि एक एक्सिस में कंसीडर करो, ठीक है, एक्सिस। तो आप ये जो एक्सिस कंसीडर किए, ठीक है, इस एक्सिस को, इस ये जो एक्सिस आप कंसीडर किए साइक्लोप्रोपेन में, इस एक्सिस के अलोंग इस मॉलिक्यूल को आप 180 डिग्री से रोटेट करो। कैसे रोटेट करो, रोटेट 180 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, ओके, रोटेट करो आप किससे, 180 डिग्री से, ठीक है। तो आप इस एक्सिस को क्या करो, रोटेट करो 180 डिग्री से। तो आप जरा सा मेरे को बताओ, दिस इज स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 2, क्या कोई स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में क्या डिफरेंस है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक साइक्लोप्रोपेन मैंने कंसीडर किया, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन को मैंने क्या किया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ओके। तब ऐसा था तो 180 से रोटेट करके मैंने इसको ऐसा कर दिया, वो वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ना। इसको मैंने स्ट्रक्चर 1 बोल दिया, इसको स्ट्रक्चर मैंने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। अब आपको बताना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 तो क्या है आपके सेम ही है, कोई चेंजेस ही नहीं है, ना। सो यदि अगर स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 रिपीट कर गया आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, एक बार रोटेट करने से, ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल फिर से आपका क्या कर गया, रोटेट कर गया 180 डिग्री रोटेट करने के बाद, तो ऐसे एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ना व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मैं फिर से एक बार आपको बताऊं, एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस मानो या फिर एक ऐसा एक्सिस मानो विद इन द मॉलिक्यूल आप, जिसके रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करोगे। कितने से रोटेट करोगे, 180 डिग्री से रोटेट करोगे, तो सेम मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगा, तो हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। एन एक्सिस बाय विच after rotation 180 degree the molecule, in fact 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री के मल्टीपल में आप जितने बार रोटेट करना चाहते हो करो रोटेट, ओनली सिर्फ 180 डिग्री तक ही नहीं लिमिटेड है। मान लो कि आप 360 करना चाहते हो, उसके बियॉन्ड भी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके मल्टीपल में आप क्या करो, 180 के मल्टीपल में आप रोटेट करो, तो सेम मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, एन एक्सिस बाय विच आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री द सेम molecule will appear is called axis of okay. now another example is कि मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, ओके यहाँ पे Cl है, आई होप आपको पता होगा ये सॉलिड लाइन है, तो इसका मतलब क्या होता है, एंड हियर इज अगेन Cl, ओके अगेन Cl, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके अबाउट आप रोटेट करके देखो, ठीक है, इसके अबाउट आप क्या करो, रोटेट करो, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा आपसे कि लाइक मान लो कि ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, मैं जस्ट एक मिनट टाइम लूंगा आपसे। सपोज दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ओके, नाउ दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन कहने का क्या मतलब हुआ, साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ साइक्लोप्रोपेन जो ऐसा है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि एक क्लोरीन ऐसा है सॉलिड लाइन वाला टुवर्ड्स यू, आपके तरफ, टुवर्ड्स द वीवर, ओके। नाउ एक क्लोरीन आपकी तरफ है और जो दूसरा क्लोरीन है वो इधर है, ये दूसरा क्लोरीन किधर है, इधर है। नाउ मैं क्या बोला कि यहाँ इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं। और मैंने क्या किया, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया इसको 180 डिग्री से, ठीक है। ध्यान देना आपको, क्लोरीन एटम्स कहाँ है, एक क्लोरीन एटम्स यहाँ पे, इधर क्यों, क्योंकि ये सॉलिड लाइन पे दिखाया हुआ, इसका मतलब आपकी तरफ है, और दूसरा क्लोरीन अवे फ्रॉम यू है, आपसे दूर है, समथिंग लाइक दिस, ओके। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सिस मैंने इमेजिन किया। अब मैं ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने इमेजिन किया, मैंने कहा कि इसको 180 डिग्री से रोटेट करो, ये लो मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो जो आपका कार्बन, जो आपका क्लोरीन पहले था, ऐसे करके रोटेट करो, जो क्लोरीन टुवर्ड्स यू था वो क्लोरीन रोटेट होकर के कहां चला गया, अवे फ्रॉम यू चला गया। नाउ यहाँ पे अब मैं दूसरे वाले क्लोरीन के बारे में सोच रहा हूँ, जो क्लोरीन आपका यहाँ है अवे फ्रॉम यू है, जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा, जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो ये क्लोरीन कहां आ गया, टुवर्ड्स यू आ गया। हाँ, जब मैं इसको फिर से मैं एग्जांपल मैं इसको बताता हूँ, टुवर्ड्स यू आ गया। नाउ जब आप इसको 180 डिग्री से रोटेट किए, 180 डिग्री से रोटेट किया, ओके, सो जब आप 180 डिग्री से रोटेट किए तो फिर से यहाँ पे आपको एक क्लोरीन मिल गया और फिर एक अवे फ्रॉम यू एक क्लोरीन मिल गया, मतलब सेम मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया, सेम मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर से मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा एक्सिस विद इन द मॉलिक्यूल जिसके रिस्पेक्ट में आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, क्या करोगे, रोटेट करोगे। और जब आप रोटेट करोगे तो वो कितने से रोटेट करना, 180 डिग्री से रोटेट करना या फिर मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री से रोटेट करना। जब आप रोटेट करोगे तो वो सेम मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, रिपीट कर देगा। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल पॉसिबल है, अगर ऐसा कोई एक्सिस पॉसिबल है तो उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में क्या है आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नाउ अगर मान लो कि अनदर एग्जांपल हम लें कि साइक्लोब्यूटेन का केस लें, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन का केस लें। अब आप साइक्लोब्यूटेन के केस में कोई भी एक एक्सिस अज्यूम करो, ठीक है, कोई भी एक्सिस आप क्या करो, एक अज्यूम करो और उस एक्सिस के अलोंग आप क्या करो, उसको रोटेट करो, जिधर भी रोटेट करना आपको करो, ठीक है। जैसे लेकिन ध्यान रहे 180 के रिस्पेक्ट में करना रोटेट, आपने को रोटेट करो, क्या आपको सेम मॉलिक्यूल मिलने वाला है, हाँ सेम मॉलिक्यूल आपको हमेशा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें क्या होगा आपका, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप रोटेट करो ना, क्या सेम मॉलिक्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, 180 से करो, 360 से करो, उसके बाद भी आप जितना आगे करना चाहते हो उतने से रोटेट करो, क्या देखो यही मॉलिक्यूल आपको सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। तो जब सेम मॉलिक्यूल मिलेगा इसका मतलब ये जो एक्सिस है वो क्या है आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल, लाइक अगर मान लो इथीन का अपन बात करें, ओके, ओके दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। मान लो कि मैंने इसके अलोंग एक एक्सिस इमेजिन किया, ऐसे ऑल्दो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो उसके किसी भी एक्सिस कहीं भी आप क्या करो, एक एक्सिस को अज्यूम करो और इसको रोटेट करो। अगर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या वही मॉलिक्यूल फिर से अपीयर होगा, आई होप आपको फिर से दिख रहा होगा कि हाँ वही मॉलिक्यूल अपीयर होगा। 180 के रोटेशन के बाद मेरे को सेम मिलने वाला है, ठीक है। आप 180 से क्या करो, इसको रोटेट करो, जब आप रोटेट करोगे 180 से तो सेम मॉलिक्यूल आपको क्या है वहां पे मिलने वाला है। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री
आई होप एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, दैट इज alternate axis of symmetry. The last one is alternate axis of symmetry. Alternate axis of symmetry. Okay. Alternate axis of symmetry. ये अपने सिलेबस में है भी नहीं alternate axis of symmetry, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट अपने पास आ गया तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको डिस्कस कर देता हूँ कि व्हाट इज alternate axis of symmetry. Okay. Alternate axis of symmetry, जिसको हम लोग AAOS भी बोलते हैं ना, alternate axis of symmetry. ठीक है. नाउ मैं क्या करता हूँ, एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ. ओके, ClH. ठीक है. आई होप समझ में आ रहा होगा. ट्रांस मॉलिक्यूल मैंने किया है, रोटेट किया. क्या करो, इस मैं यहाँ पे एक्सिस ले रहा हूँ. ठीक है, और इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ. 180 डिग्री से रोटेट किया. ठीक है, रोटेट करूंगा 180 डिग्री से, तो क्या होगा, अगर 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये इधर चला आएगा और क्लोरीन इधर आएगा, है ना. सो बेसिकली C डबल बॉन्ड. हाइड्रोजन क्या होगा आपका, आप ऐसे ही रोटेट करके देखो, ऐसे रोटेट करोगे तो इधर चला आएगा, है ना. सो ये हाइड्रोजन इधर चला आएगा मेरा, और क्लोरीन इधर चला आएगा, और फिर ये क्लोरीन इधर चला आएगा, और हाइड्रोजन इधर चला आएगा. आई होप समझ में आया होगा. अब अपने तरीके से एनालाइज करके इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो 180 डिग्री से. ठीक है, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो. जैसे मान लो कि ये वाला अंगूठा मेरा हाइड्रोजन है. ओके, मान लो कि आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे, हाइड्रोजन किधर चला गया, उधर. सो देखो वो हाइड्रोजन को मैंने उधर ड्रॉ किया. इस तरह करके आप इमेजिन करके कर सकते हो ना. क्या करो, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे मिरर इमेज लो. मिरर इमेज लो. ठीक है ना. सो मिरर, अगर इसका आप मिरर इमेज लोगे तो यहाँ पे कैसा बनने वाला स्ट्रक्चर, लाइक Cl एंड हाइड्रोजन एंड देन Cl एंड देन हियर. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में रिलेट करो आप. क्या मिला आपको, सेम मॉलिक्यूल मिला या नहीं मिला, सेम मॉलिक्यूल मिला, है ना. सिर्फ पहला वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, रिपीट कर गया ना. सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऑल्दो अपने सिलेबस में ये नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दिया कि व्हाट इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है बेसिकली अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. सो अब हम लोग इतना डिस्कस कर लिए हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपको आई होप सारा क्लियर होगा. कौन कौन सा एलिमेंट, पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री POS, दूसरा COS, तीसरा AOS और चौथा AOS. ठीक है. ये चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसमें एब्सेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जिसमें POS, COS एंड AOS एब्सेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसिमेट्रिक. और डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, PPL को रोटेट कर देते हैं. ये यहां तक आपको भी क्लियर हो. नाउ आई होप आपको कायरल सेंटर भी क्लियर होगा. कायरल सेंटर का अपना क्या कंडीशंस था कि द एटम, द सेंटर या फिर कायरल एटम का क्या कंडीशन था कि द एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए. ठीक है. तो बेसिकली अपना थोड़ा थोड़ा रिलेशन आपको क्रिएट करना स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. लाइक कैसे, जैसे कि हम लोग 2 टर्म पढ़े. एक तो सबसे पहले आपका कायरल सेंटर पढ़े. ठीक है, कायरल सेंटर, या फिर मैं इसको कायरल एटम लिखता हूं जनरली. ठीक है, कायरल एटम. ठीक है. दूसरा हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़े. एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. नाउ कायरल एटम का क्या क्या कंडीशंस था. कायरल एटम्स का जो कंडीशन था वो आपका क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, और फिर ये क्या था, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए. 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे एक मान लो कि sp3 एक हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन से मैंने इसको क्या करके अटैच करें. नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में आपने क्या क्या पढ़ा, POS पढ़ा, COS पढ़ा, AOS पढ़ा, और फिर AAOS पढ़ा. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली कायरल एटम का मतलब क्या होता है कि उसको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए. ठीक है. और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमने सारा कुछ देखा. अब ये सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को हमने इस पे अप्लाई किया. क्या अप्लाई किया कि अगर ये तीनों जिसमें जिसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो डाइसिमेट्रिक होगा, सॉरी एब्सेंट होगा. ठीक है. ये तीनों जहां पे एब्सेंट होंगे वो क्या होगा,
डाइसिमेट्रिक, ठीक है। तो जब हम लोग पीओएस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, पीओएस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला था, कि जब 4 डिफरेंट ग्रुप हैं तो वहां पे मेरे को कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, मतलब पीओएस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। आपने आज पढ़ा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो क्या आप यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हो, ऐसा सेंटर जिसके अलाउंग अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करो तो इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें COS भी प्रेजेंट नहीं होगा। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आप देखो ही मत, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब ये भी एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल हुआ वो कैसा होगा? डाइसिमेट्रिक होगा। वो मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका? डाइसिमेट्रिक होगा। और डाइसिमेट्रिक अगर मॉलिक्यूल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने का कहने का क्या मतलब हुआ? पीपीएल को वो क्या कर देगा? रोटेट कर देगा, ठीक है। पीपीएल क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ एक अलग टर्म मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, लाइक कायरल कंपाउंड या फिर कायरल मॉलिक्यूल। ओके, कायरल कंपाउंड ही ज्यादा रखनी है, कायरल कंपाउंड, ठीक है। सो थोड़ा सा राइमिंग सेम आ रहा है, कायरल एटम और कायरल कंपाउंड, ठीक है। सो यहाँ पे जो कायरल एटम होते हैं, ठीक है, मैं जो डेफिनेशंस बोल रहा हूँ उस पे आपको खास ध्यान रखना है। जिधर आपका माइंड लेकर के जा रहा है, मेरे को पता है कि कायरल कंपाउंड का डेफिनेशन आप अभी तक माइंड में बना चुके होंगे, लेकिन उस तरफ नहीं जाना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन, उसकी तरफ आपको जाना है। क्या है कायरल कंपाउंड? सबसे पहले कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कायरल कंपाउंड्स कैसे होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, अच्छा ये अब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो आप रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू करो। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ इसका मतलब वो क्या होगा? डाइसिमेट्रिक होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा? वो मॉलिक्यूल कंपाउंड, मॉलिक्यूल विल बी डाइसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक, ठीक है। अब अगर मान लो कि मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब क्या होगा? पीओएस और सीओएस क्या होंगे आपके? एब्सेंट होंगे। इसका रिवर्स डायरेक्शन में आप मूव करो, ठीक है, कि पीओएस और सीओएस क्या होगा आपका? एब्सेंट होगा। एओएस के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट, लिख देते हैं इसको, नॉट, ठीक है। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा आपका? कायरल कंपाउंड होगा, ठीक है। जनरली आप ये पढ़ते हो कि कायरल कंपाउंड में कायरल जिसमें सॉरी, अब जनरली आप क्या पढ़ते हो कायरल कंपाउंड को, कि जिसमें कायरल सेंटर होगा वो क्या होगा? कायरल कंपाउंड होगा। ये आप जनरली पढ़ते हो आपके 12th क्लास में जब भी आप पढ़े होंगे, या फिर 11th क्लास में जब भी आप आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे। आई होप अगर किसी ने आपको कायरल एटम और कायरल कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताया होगा तो कायरल कंपाउंड का डेफिनेशन आपको यही सुनने को मिलेगा, द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन कायरल एटम, द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन कायरल एटम आर कायरल कंपाउंड। बट ये डेफिनेशन थोड़ा सा 10% इनकरेक्ट है। कैसे? मैं इसीलिए नोट्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे ये स्टेटमेंट 10% गलत है, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा कि कायरल कंपाउंड होने के लिए उसमें कायरल सेंटर होने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि कोई कायरल कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं कि X इज अ कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड, ओके, कायरल कंपाउंड, ठीक है। तो मैं इसमें कहा कि इसमें मस्ट बी अ कायरल सेंटर, मस्ट बी अ कायरल सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मैं ये ऐसा कहूं कि क्वेश्चन दूं मैंने आपको कि X इज अ कायरल कंपाउंड, और मैं दूसरे स्टेटमेंट में मैं लिखूं लाइन कि अगर ये कायरल कंपाउंड हुआ तो इसमें मस्ट बी अ कायरल सेंटर, ये गलत होगा। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कायरल सेंटर हो। क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होते हैं आपके? अटैच्ड होते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या होते हैं? अटैच। ये जो सेकंड वाला कंडीशन है वो कोई जरूरी नहीं कि हो। क्यों? क्योंकि अगर हम एलीन के केस में बात करें, एलीन वो भी कौन सा एलीन के केस में अपन बात करते हैं जिसको आप क्यूमिलीन्स बोलते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मान लो कि ये या फिर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर इस मॉलिक्यूल के बारे में, तो इस एलीन का, इस क्यूमिलीन को से आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो। इसमें कोई भी पीओएस प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई भी सीओएस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे इसमें और प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका? कायरल कंपाउंड होगा। कैसा होगा ये? कायरल
कंपाउंड होगा ना। अगर ये कायरल कंपाउंड हो गया तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं सर यहाँ मस्ट बी ए कायरल सेंटर, अगर मान लो कि जो कायरल कंपाउंड होगा उसको मस्ट भी होना पड़ेगा क्या कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर होने के लिए आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर नहीं है। दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, नो कायरल center, but still this molecule is chiral compound या फिर chiral molecule। कंडीशंस क्या है कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए, कायरल कंपाउंड होने के लिए, कि मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। डाइसिमेट्रिक कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के पास COS POS नहीं होना चाहिए। तो हाँ, इस मॉलिक्यूल के पास नहीं COS नहीं POS, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका कायरल मॉलिक्यूल होगा, कायरल कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसा जैसे कि अगर मान लो कि मैं ये बात कहूं कि कायरल कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है जनरली, ठीक है, तो ये बात 100% सही है, सॉरी 90% सही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो जिस कंपाउंड में आपका कायरल सेंटर है तो वो कायरल कंपाउंड होगा, ऐसा कोई मतलब कि रिवर्स जो है आपका वो इनकरेक्ट नहीं है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कायरल सेंटर है किसी मॉलिक्यूल में तो वो कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल कायरल कंपाउंड हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा बाउंड कर दो कि नहीं अगर वो मॉलिक्यूल कायरल कंपाउंड है तो उसमें कायरल सेंटर होना ही चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपके सामने है। ये मॉलिक्यूल क्या है? इसमें कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, बट फिर भी ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका कायरल कंपाउंड। सो ओवरऑल मीनिंग क्या निकला? मीनिंग ये निकला कि कायरल कंपाउंड होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कायरल कंपाउंड होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है। सो राइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कायरलिटी है ना, कायरलिटी क्या होता है जिसमें कायरल सेंटर होते हैं ना, कायरलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, chirality is not a necessary condition for chiral compound और chiral molecule। आई होप आपको क्लियर होगा। कायरल सेंटर क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट में फंसा सकता है इस तरह ना कि ए मॉलिक्यूल, अगर मान लो कि असर्शन रीजन ही आपको दे दिया, क्या दे दिया असर्शन रीजन कि कायरल मॉलिक्यूल, स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट बना के दे दिया। पहला स्टेटमेंट दे दिया कि दिस कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। सेकंड स्टेटमेंट ये दे देगा कि कायरल कंपाउंड होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है, मस्ट कंडीशन है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और तो पहले वाला भी स्टेटमेंट में भी आपका गलत हो सकता है। पहला वाला स्टेटमेंट के बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, वो लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अपना मेन फोकस है वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को कायरल होने के लिए कायरलिटी या फिर कायरल सेंटर उसमें होना कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर, we will discuss now various projections। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? वेरियस प्रोजेक्शंस। ठीक है, सो लेट अस सी वेरियस प्रोजेक्शंस। आप इस आइसोमेरिज्म में आपको ढेर सारे प्रोजेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो उन सारे प्रोजेक्शंस को अपने को थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, सो दैट कि हम उसके साथ प्ले कर सकें, हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, उसको समझ सकें, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख सकें कि वो मॉलिक्यूल एक्चुअल में है कैसे और क्या वहां पे वो दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरियस प्रोजेक्शंस। ठीक है, सो बेसिकली अपने को यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस पढ़ने हैं वो चार पढ़ने हैं। पहला आपका वेज डैश, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है आपको, वेज डैश प्रोजेक्शन। प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस। ओके, नाउ सेकंड इज फीचर प्रोजेक्शन, फीचर प्रोजेक्शन। ठीक है, थर्ड वन इज सॉस प्रोजेक्शन, सारे प्रोजेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डील करेंगे, है ना। एंड नाउ फोर्थ वन इज सॉस प्रोजेक्शन, फोर्थ वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये सारे प्रोजेक्शंस को हम लोग अभी एक एक करके डील करेंगे और सारे प्रोजेक्शंस एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, दूसरे को तीसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारे रूल्स पढ़ेंगे। नाउ आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा
कि ये प्रोजेक्शंस हैं क्या, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शंस क्या है बेसिकली कि जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक गिलास में आपको पानी दूं और उस गिलास में आधे पानी को मैं क्या करूं, आधा पानी डाल के और दो लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछूं, ठीक है। तो पहला इंसान से अगर मैं पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है। पहला इंसान माइंड भी ये बोल सकता है कि ये गिलास क्या है आपका, आधा भरा हुआ, और दूसरा इंसान क्या बोल सकता है कि ये गिलास आधा खाली है, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक ही गिलास है, क्या है, एक ही गिलास है और एक ही सिचुएशन है, लेकिन दो लोग दो तरीके से उसको देख रहे हैं। एक बोल रहा है कि आधा खाली पड़ा हुआ है और एक क्या बोला आपका, आधा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, आई मीन स्ट्रक्चर तो एक ही है, सिचुएशन एक ही, लेकिन दो लोग दो तरीके से देख रहे हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है, क्या है, मॉलिक्यूल अपना वही है, एक ही मॉलिक्यूल है। मान लो कि अपना मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन CH3 और फिर मान लो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, मॉलिक्यूल अपना एक ही है। तो इसी मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, अलग अलग तरीके से दिखाया गया। कोई बोलेगा नहीं आधा ग्लास भरा हुआ, वो वाला प्रोजेक्शन बोलेगा, कोई बोलेगा कि नहीं ये आधा ग्लास खाली है, वो वाला प्रोजेक्शन बोलेगा। तो सारे सिंपल प्रोजेक्शन है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन है, क्या है बेसिकली वेरियस प्रोजेक्शंस, क्या बताते हैं, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं। वेरियस प्रोजेक्शंस वही है कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, सारे प्रोजेक्शंस में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल एक ही है और उस मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो उसी प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस बोलते हैं, हाँ। तो जो इसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे वेज डैश प्रोजेक्शन डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। आई होप इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है कि वेज डैश प्रोजेक्शन क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वेज डैश प्रोजेक्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो अपन क्या करते हैं, मैंने कहा कि एटम सब वही है, ठीक है। मान लो कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन लगा हुआ अपने पास, ठीक है। ये सिचुएशन है अपने पास। नाउ हम क्या करते हैं कि इसको हम वेज डैश में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। वेज डैश में हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। तो जनरली जो आपको वेज डैश में प्रोजेक्शंस मिलने वाले हैं वो प्रोजेक्शंस, मैं सारे प्रोजेक्शंस को यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक एक तो सबसे पहला प्रोजेक्शंस आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आर्बिट्री x y के टर्म में कर रहा हूँ, z कर दिया और यहाँ पे समथिंग मान लो कोई बीटा ग्रुप लगा दिया। पहला प्रोजेक्शन आपको ऐसा मिल सकता है। दूसरा प्रोजेक्शन आपको मिल सकता है ओके। सो यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ x y z समथिंग बीटा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शंस आपको मिल सकते हैं, और भी प्रोजेक्शंस आपको मिल सकता है लाइक, ठीक है। हम सबसे पहले ना इस प्रोजेक्शंस के बारे में समझते हैं कि ये प्रोजेक्शंस अपने को बेसिकली बोलता क्या है, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरियस प्रोजेक्शंस को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन आपको सॉलिड लाइन और बेस लाइन जो दिख रहा है, ये बेसिकली क्या कहता है, ये क्या समझाना चाहता है हमें, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्शंस को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट प्रोजेक्शन, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस क्या बताता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। जो ऐसा आपको दिखेगा कभी भी सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, ओके। नाउ ये जो डॉटेड वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैश लाइन बोलते हैं, ठीक है, डैश बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि दिस इज अ सॉलिड और फिर वेज, ओके, दिस इज वेज, और ये आपका कैसा है, डैश लाइन, ठीक है, डैश लाइन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करते, बस सिंपल आपको पता ही है कि हम इसको पहले से ही डील कर चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर्स होता है बेसिकली, ठीक है। सो अगर मान लो कि ये अपने पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 डिफरेंट ग्रुप उसमें लगे हुए हैं, तो मैंने आपको पेन जो यूज कर रहा हूँ वो 4 डिफरेंट ग्रुप का यूज कर रहा हूँ, ओके। 4 डिफरेंट कलर्स का मैं यूज कर रहा हूँ, सो दैट आपको समझने में क्लियर हो कि ये बेसिकली क्या है, आपका 4 डिफरेंट ग्रुप है। देखो आपको टेट्राहेड्रल थोड़ा सा जूम करना है, मेरा हाथ नहीं चलता, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अ टेट्राहेड्रल, ठीक है, दिस इज ओके। नाउ दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्या है कि अगर मान लो जो सॉलिड लाइन पे ड्रॉ है, जेड जो यहाँ पे आपका सॉलिड लाइन पे ड्रॉ है, आपको अच्छे से समझना होगा, जेड जो आपका सॉलिड लाइन पे ड्रॉ है, वो सॉलिड लाइन वाला क्या होता है, टुवर्ड्स यू, आपके तरफ, ये आपके तरफ है, जो ब्लैक पेन है, इसका मतलब यहाँ पे ये
स्ट्रक्चर में फिगर में क्या ड्रॉ कर रहा है, जेड एटम होल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। नाउ जो आपसे दूर है, जो अवे फ्रॉम यू है, आपसे दूर है, आपसे दूर ये वाला स्ट्रक्चर आपको आओ तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको 2D दिख रहा होगा। सो बेसिकली ये जो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो आपका रेड वाला पेन है वो क्या है, आपसे दूर है, या फिर इसको आप प्लेन पे रख लो, मैं इसको रेड ब्लू वाले को साइड कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी तरफ है और जो आपसे दूर है, आपसे दूर है, अवे फ्रॉम यू, उसको डैश लाइन से दिखाया गया। मतलब जो ब्लू वाला कलर आपको दिख रहा है वो ब्लू वाला कलर कौन है आपका, यहाँ पे बीटा अटैच है। कौन अटैच है यहाँ पे, बीटा। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि ये जो ग्रुप है, ये ब्लैक वाला है, जो सॉलिड लाइन पे लिखा हुआ वो टुवर्ड्स यू है। इसको मैंने फिगर में कैसे ड्रॉ किया है, जो जेड ग्रुप है, जो सॉलिड लाइन पे है, वो ये है। जो आपसे दूर है, आपसे दूर ये वाला ग्रुप है, ये क्या है आपका, आपसे ये वाला ग्रुप दूर है। तो जो आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, ठीक है, ऑब्जर्वर से दूर है, ठीक है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। देखो ये आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, ये आपके तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो जो आपसे दूर जा रहा है वो डैश वाले लाइन पे, यानी कि बीटा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्लू वाला दूर कर रहा है आपसे। सो दिस इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। इसको मैंने पहले वाले को आपको दिखा दिया। नाउ दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये मॉलिक्यूल देखो, मैंने वही कहा था ना कि एक गिलास पानी लिया, दो लोगों से पूछा गया, दो ओपिनियन मिला, एक ने कहा आधा भरा हुआ है और एक ने कहा आधा खाली है। किया हुआ क्या, हुआ यही, एक स्ट्रक्चर को, एक ही मटेरियल को दो लोगों ने दो तरीके से देखा, ठीक है। अब वही रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ भी है, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, आई होप आपको समझ में आ गई। ये जो एक्स और वाई जो आपका बचा, वो ये ऊपर और ये रेड, दोनों रेड वाले आपके क्या है, एक्स और वाई विद इन द ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, और एक आपके तरफ है, आपसे दूर है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। नाउ दूसरा स्ट्रक्चर क्या बोला, दूसरा स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो एक्स और जेड दोनों आपके तरफ है और वाई और बीटा जो है वो दोनों आपसे दूर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर, अभी जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है, पहला वाला स्ट्रक्चर आपका ये है। नाउ दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है। मैं फिर से एक बार बता दूं, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है अपना, ये जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर ये है, ये जेड आपके साइड, बीटा आपसे दूर, एक्स और वाई सेम प्लेन में, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर में दो आपके साइड और दो आपसे दूर है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये है। देखो पहला ये स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, देखो दोनों आपके तरफ है ना, इधर और इधर, और जो दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो दोनों आपसे क्या किधर है, दूर है, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, एक आपके तरफ देखो, एक्स आपके तरफ, जेड भी आपके तरफ, देखो ब्लैक वाला जेड भी आपके तरफ। नाउ वाई ऊपर वाला इधर आपसे दूर, वो भी आपसे दूर। नाउ बीटा, ठीक है। हुआ क्या, हुआ बस यही, एक ही मॉलिक्यूल था, ऐसे रिप्रेजेंट किया तो ये वाला स्ट्रक्चर, और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया तो ये वाला स्ट्रक्चर, और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये वाला स्ट्रक्चर। है क्या, है कि मॉलिक्यूल, बस उसको अलग अलग तरीके से क्या किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है बेसिकली कि ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एटम्स हैं, ये जो बॉन्ड है वो आपके तरफ है, और ये वाला जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो क्या है, आपसे दूर है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को लिखना चाहिए कि लाइक मान लो कि अगर हम यहाँ पे वेज डैश में देखना चाहें कि वेज डैश में क्या होता है, ठीक है। तो जो सॉलिड लाइन पे है, वेज लाइन पे है, वो किधर है, वो टुवर्ड्स द व्यूअर है ना। द बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड या फिर वेज लाइन, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थिक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, थिक लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड, वेज लाइन और थिक लाइन आर टूवर्ड्स द व्यूअर, आर टूवर्ड्स द व्यूअर, व्यूअर मतलब देखने वाले के साइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। किस लाइन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं इस वाले लाइन के बारे में, ठीक है। ये ऐसा सॉलिड वाला, ठीक है, तो थोड़ा और सॉलिड बना लो तो आपको पता चले, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पे ऐसा वाला आपको बॉन्ड दिख जाए, ऐसा वाला लाइन दिख जाए, ठीक है, थिक लाइन दिख जाए, वो उसका मतलब क्या हुआ, वो व्यूअर की तरफ है, वो देखने वाले की तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ है। नाउ द लाइन या फिर द बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डैश, डैश कहने का मतलब ये, ठीक है, दिस इज डैश, आर अवे फ्रॉम द
वीवर और ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि ये क्या द बॉन्ड, ठीक है, द बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डैश और आर अवे फ्रॉम द व्यूअर, आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। नाउ एक तीसरा लाइन भी आपको दिख रहा होगा, एक तीसरा लाइन कौन सा, ये वाला लाइन, थीन लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, थीन लाइन। द बॉन्ड the bond represented by thin line, okay, thin line कहने का मतलब सिंपल वाला लाइन जो अपन जनरली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये thin line। These bonds are in the plane of paper, ठीक है, plane of paper, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बॉन्ड है वो कहां पे है आपका, प्लेन ऑफ पेपर में है, यानी कि जो प्लेन आपका नोटबुक का जो प्लेन है उसी प्लेन में वो लाई कर रहा है। ओके, नाउ मैं एक और रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं सॉलिड वेज डैश का ही, लाइक अगर मान लो अपने पास दो कार्बन है, ठीक है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया सॉलिड लाइन से, यहाँ पे भी एक एटम मेरा जुड़ा हुआ है सॉलिड लाइन से ऐसे। ओके, नाउ मैं इसको सॉल्व बना देता हूँ। सी this now here it will be a hydrogen atom and here also will be a hydrogen atom, ठीक है। now मैं एक यहाँ पे अगेन क्लोरीन लगा देता हूँ और मैं एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा रिप्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें दो कायरल सेंटर है आपके पास, ठीक है, दो कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर होगा, ये भी, क्यों, क्योंकि कायरल सेंटर का क्या है कंडीशन आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और चार डिफरेंट ग्रुप से, देखो 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे, मान लो कि मैं यहाँ पे लगा दूं CH3 ग्रुप, ठीक है, और यहाँ भी CH2, तो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है और चारों डिफरेंट ग्रुप। अब ये देखो ये चौथा ग्रुप हो जाएगा इसके लिए और ये हो जाएगा इसके लिए चौथा ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, ये पूरे लिए इसके लिए चौथा ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और ये वाला इसके लिए क्या जाएगा, चौथा। चार डिफरेंट ग्रुप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हुआ, कार्बन आपका कायरल, दोनों आपके कार्बन कैसे हैं, कायरल ना। दो कायरल सेंटर वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल आपके साइड है, ये ब्रोमीन क्या है आपसे दूर है, ब्लैक बोर्ड के अंदर है, दीवार के साइड, ठीक है। अब इस मिथाइल का मतलब क्या हुआ, ये फिर आपके साइड है, और इस क्लोरीन का मतलब क्या हुआ, फिर आपसे वो दूर है, ब्लैक बोर्ड के अंदर, और ये हाइड्रोजन किधर है, हाइड्रोजन ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है ना, मतलब समथिंग लाइक दिस है ना, ऐसे मॉलिक्यूल। ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया और ये आपका ब्रोमीन हो गया और हाइड्रोजन ऊपर होगा और दूसरा ग्रुप आपका ऐसे होगा, ठीक है। सो तीनों लाइंस आई होप आपको दिख रहा होगा। जो सॉलिड लाइन है, जो वेज लाइन है, वो टुवर्ड्स द वीवर, ठीक है। जो डैश लाइन है वो अवे फ्रॉम द वीवर, और जो थिन लाइन है, ये जो सिंपल वाला, वो ऑन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। सो आई होप आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगा। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है, उसमें तीन लाइंस होते हैं, तीनों लाइंस में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और होता कैसे है, आपको दो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करके बताया। दो रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब कि इसमें एक बार आपको हो सकता है कि एक सॉलिड लाइन दिखे, एक बेस लाइन दिखे और दो आपको कैसा दिखे, थिन लाइन दिखे, ठीक है। या फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है कि दो आपको सॉलिड में दिख जाए और दो आपको कैसा दिख जाए, डॉटेड में दिख जाए, डैश में दिख जाए, जो कि पहला स्ट्रक्चर अपना यहाँ था और सेकंड वाला स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे था। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन को मैंने आपको अच्छे से समझाया। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। नाउ सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज फिशर प्रोजेक्शन। तो इसको हम क्या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फिशर प्रोजेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड वन इज फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, सेकंड वन इज फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। देख फिशर प्रोजेक्शन क्या है, फिशर प्रोजेक्शन इज अगेन वेरी सिंपल। कैसे, मैं आपको बताऊं। फिशर प्रोजेक्शन इज अगेन वेरी सिंपल। हाउ, सी कि अगर मान लो कि मैं एक, मेरे पास एक ये है HCl F and Cl, ये मान लो कि मेरे पास कंपाउंड है Cl ब्रोमीन, ओके। सो दिस इज, मान लो कि ये कंपाउंड है मेरे पास, तो मैं इसको क्या करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। टेट्राहेड्रल है ये, ठीक है। मैं आपको जो बात बोला ना कि एक ही कंपाउंड, एक ही सिचुएशन था, क्या एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ था आधा खाली, तो दो लोगों ने दो ओपिनियन दिया। पहला ओपिनियन क्या था कि ये आधा भरा हुआ है, दूसरे ने क्या कहा आधा खाली है। भाई था क्या, एक ही सिचुएशन था, दो लोगों ने दो तरीके से बोला, ठीक है। अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूल वही है, सिचुएशन वही रहेगा और उसको लोग अलग अलग प्रोजेक्शन में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि जैसे कि मान लो ये अपना मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल अटैच है, चार डिफरेंट ग्रुप है, देखो इसमें चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है। मैं क्या बोला
कि आप ना इसको वो वाले सिचुएशंस पे लाओ जो यहाँ पे सेकंड वाला सिचुएशन था ना आपका, सेकंड वाला सिचुएशन, इस तरह से इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करो लाइक कि कार्बन एक यहाँ पे और एक सॉलिड लाइन ऐसे और एक सॉलिड लाइन ऐसे और एक गैस वाला लाइन ऐसे और एक गैस वाला लाइन, ठीक है। इसमें सारा ग्रुप को आप अलग अलग दिखाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो फ्लोरीन और फिर यहाँ पे क्या फ्लोरीन, ठीक है, इस तरह करके ये वाला सिचुएशन लाओ, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ये वाला जो एटम है वो आपकी तरफ होना चाहिए टुवर्ड्स यू, जो क्लोरीन एटम है वो क्या होना चाहिए आपकी तरफ होना चाहिए टुवर्ड्स यू, और जो हाइड्रोजन है वो क्या अवे फ्रॉम यू होना चाहिए, क्लोरीन भी क्या होना चाहिए था आपसे अवे फ्रॉम यू होना चाहिए। यही रहा, यही सिचुएशन है। अब इसको क्या करो आप, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे रखो, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को क्या करो आप यहाँ पे ऐसे करके रखो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँ, ये क्लोरीन यहाँ है टुवर्ड्स यू, ये ब्रोमीन टुवर्ड्स यू आपकी तरफ, ये हाइड्रोजन आपसे दूर, ये देखो हाइड्रोजन आपसे दूर, फ्लोरीन आपसे दूर। नाउ इसी रिप्रेजेंटेशन को आप फिशर प्रोजेक्शन में आप क्या कर रहे हो, ये वेज डैश है, अब वेज डैश को किस में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, फिशर में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, ये इस वाले मॉलिक्यूल को आप एज इट इज यहाँ पे ले आओ, ले आए आप यहाँ पे एक बार, ठीक है, यहाँ पे आप ले आए। अब आप क्या करो, यहाँ से टॉर्च मारो, यहाँ से क्या करो आप सेम इसी से, है ना, यहाँ से आप टॉर्च मारो, ठीक है। जब आप टॉर्च मारोगे, मेरा हाथ को सामने, वहां पे मेरा हाथ नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टॉर्च मारोगे तो टॉर्च मारने के बाद इसका परछाई वहां बनेगा, इमेज वहां पे बनेगा, परछाई बनेगा ना, तो इसका जो शैडो यहाँ पे बनेगा वो शैडो कैसा होगा, वो जो यहाँ पे जो आपका परछाई बनेगा वो क्या होगा, ये ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करेगा रेड वाला, और जो दूसरा वाला ये वाला होगा उसका शैडो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो इधर है ये वाला जो एटम है और ये एटम है, इस एटम का इमेज इधर, शैडो इधर बनेगा, और इस वाले का शैडो इधर बनेगा, और इसका शैडो ऊपर बनेगा और इसका शैडो नीचे बनेगा, यही तो हो रहा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मेरे को बताओगे जरा इधर कौन सा एटम आपका अटैच्ड है, आई होप आपको बीटा समझ में आ रहा होगा, या वो ब्रोमीन है अपना, इधर जो है ये जो अपना ब्लू वाला है वो कौन सा है, ब्रोमीन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया। इधर कौन सा एटम है अपने पास, अगर इधर अपन को देखें तो क्लोरीन है, इधर अपने पास कौन सा एटम है, क्लोरीन है, तो इधर कौन सा आ गया, क्लोरीन आ गया। ना ऊपर कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है, तो ये वाले में कौन सा होगा आपका, हाइड्रोजन होगा। नीचे कौन सा एटम है, फ्लोरीन, तो नीचे कौन होगा आपका, फ्लोरीन। ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। किसका फिशर प्रोजेक्शन, इसी मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन है। मैंने आपको फिर से कहा, मैंने कहा कि देखने का नजरिया अलग अलग है, अलग अलग तरीके से उनको क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। अगर वेज डैश में रिप्रेजेंट कर दिया गया तो वेज डैश प्रोजेक्शन, और अगर मान लो उसी में टॉर्च मार के देख लिया गया कि अब उसका शैडो को वहां पे बना दिया गया, तो ये क्या हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन हो गया। नाउ अच्छा मेरे को बता सकते हो आप कि फिशर प्रोजेक्शन में हुआ क्या, कौन सा ग्रुप ऊपर गया और कौन सा ग्रुप नीचे गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप आपका ऊपर चला गया और कौन सा ग्रुप आपका नीचे चला गया। जरा सा मेरे को अगर आप फिर से हिंट करो तो बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर था वो, अच्छा मैं फिर इसे यहाँ पर अपन कर लेते हैं ना, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर रिप्रेजेंटेशन, ये था अपना मॉलिक्यूल, ठीक है। ये नाउ ये वाले का, ये जो रेड वाला है इसका ये वाला आया प्रोजेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये हुआ कि जो फिशर प्रोजेक्शन में है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है वो क्या है, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में है वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टुवर्ड्स यू, क्योंकि पीसी का तो प्रोजेक्शन अपन लिए थे कुछ देर पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लाइन जो टुवर्ड्स यू है सॉरी लेट अस स्टार्ट, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो प्रोजेक्शन आया वो बेसिकली क्या है, टुवर्ड्स यू है, आपकी तरफ है। तो जो आपके तरफ है यानी कि यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये लाइन किधर है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन में जो वो किधर है, टुवर्ड्स द व्यूअर है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये और ये जो आपका बॉन्ड है वो किधर है, टुवर्ड्स द व्यूअर या फिर ऑब्जर्वर के देखने के साइड है। नाउ वर्टिकल लाइन के बारे में मैं अभी इंटरेस्टेड हूं कि वर्टिकल वाला लाइन किधर है, ठीक है। तो वर्टिकल वाला लाइन का ये था प्रोजेक्शन, तो वर्टिकल वाला लाइन किधर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स। देखो दोनों आपसे दूर हैं, ये दोनों आपसे क्या है, दूर है, तो मतलब जो वर्टिकल वाला लाइन है वो क्या है आपका, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है ना। हम फिशर प्रोजेक्शन को फिर से एक बार इसके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो उसमें बॉन्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन फिशर projections are towards the व्यूअर के, ऑब्जर्वर के साइड है वो वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ सेकंड वन, वर्टिकल लाइंस
on Fisher projection on Fisher projections are away from the beaver, away from the beaver. आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिशर प्रोजेक्शंस कैसा है। फिशर प्रोजेक्शंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल अपना फिर से वही था, बस हम अगर उसको वेज डैश में अगर सॉलिड लाइन और डैश लाइन में दिखाए तो वो वेज डैश प्रोजेक्शन हो गया, और उसको अगर हम टॉर्च मार करके उसका प्रोजेक्शन, उसका शैडो ले लिए तो फिर वो कोस्टल प्रोजेक्शंस में आ जाता है, आपका फिशर प्रोजेक्शन में आ जाता है ना। और फिशर प्रोजेक्शंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एक थिन लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सीन होता है। हॉरिजॉन्टल वाला टुवर्ड्स यू होता है और वर्टिकल वाला आपका क्या होता है, अवे फ्रॉम यू होता है। सो बेसिकली ये जो फिशर प्रोजेक्शन है उसने क्या किया, उसने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को किस में ला दिया, 2 डायमेंशन में ला दिया। 3 डायमेंशन जैसे कि अगर मान लो ये जो आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था, ये बेसिकली आपका कैसा है, 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल। तो 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, ये 2 डायमेंशन में ले आ रहा। 2 डायमेंशन अपना नोटबुक, ब्लैक बोर्ड जो भी है अपना क्या है वो सारे वो 2 डायमेंशन में होता है, थोड़ा सा अपने लिए आसान हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिशर प्रोजेक्शन ने क्या किया, 3 डायमेंशन को किस में प्रोजेक्ट कर दिया, 2 डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर दिया। हां, सो फिशर प्रोजेक्शन इज बेसिकली अ प्रोजेक्शन व्हिच कन्वर्ट द 3 डायमेंशन पिक्चर इनटू 2 dimension picture. Okay. So this is about the Fisher projection. Now एक और important बात आपको जो Fisher projection में ध्यान रखना है कि बेसिकली अगर आप मान लो कि Fisher projections के मॉलिक्यूल को रोटेट करना चाहते हो, Fisher projections के मॉलिक्यूल्स को क्या करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, ठीक है। तो जो रोटेशन है ना वो इसी प्लेन में रोटेशन अलाउड है। आ रहा बात समझ में, इसी प्लेन में रोटेशन अलाउड है। नहीं तो कल को पता चला कि आप ऐसे हाथ करके ऐसे करते नहीं। अब अगर आप फिशर प्रोजेक्शन में जो भी मॉलिक्यूल आपके पास प्रोजेक्टेड है उसको आप क्या करो, इस प्लेन में रोटेट करो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे जो आपको रोटेट करना है वो कितने से करना है, 180 डिग्री से करना है। कितने से रोटेट करना है आपको, 180 डिग्री से। और किधर रोटेट करना है आपको, इसी प्लेन में रोटेट करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे करके ऐसे प्लेन में रोटेट कर दो, नहीं, आपको इस मॉलिक्यूल को नोटबुक से बाहर उठाना ही नहीं, आपको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, जैसे रोटेट करना है करो, 180 के मल्टीपल में आपको रोटेट करना है, लेकिन उसी प्लेन में आपको रोटेट करना है। ऐसा नहीं कि आप प्लेन को मॉलिक्यूल को उठा करके ऐसे रोटेट करो, नहीं, उसी प्लेन में आपको इधर रोटेट करना है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉक करना है एंटी क्लॉकवाइज, कोई इशू नहीं है। लेकिन 180 डिग्री के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करते हो और उसी प्लेन में अगर आप रोटेट करते हो तो यू आर गेटिंग द सेम मॉलिक्यूल्स अगेन एंड अगेन। क्यों, क्योंकि अभी हम इसके आगे ना कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले, तो वहां पे कितना रोटेशन होना चाहिए, कैसे रोटेट करना चाहिए। तो बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन में अपने को क्या करना है, ऐसे करके मॉलिक्यूल को रोटेट करना है और 180 के मल्टीपल में आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, सो क्या हम इस लाइन को लिख सकते हैं, रोटेशन in Fisher projection, rotation in Fisher projection is allowed only on the plane of paper and by 180 degree, then you will get the same molecule, identical molecule। उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, आपका चेंज वहां पे होने वाला नहीं है ना। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन कभी-कभी आपको जो बुक में देखने को मिलेगा वो फिशर प्रोजेक्शंस में ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे कि अगर मान लो कि कभी-कभी आपको फिशर प्रोजेक्शंस में ऐसे मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स लाइक मान लो कि यहाँ पे COOH है, CHO है, यहाँ पे H है, यहाँ OH है, अगेन यहाँ पे H है और यहाँ पे आपके पास H है, समथिंग लाइक, ठीक है। तो ऐसा भी फिशर प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, तो देखो फिशर प्रोजेक्शन में जो अपना सबसे पहला काम है वो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है वो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग किधर आपके टुवर्ड्स द बीबर है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एंड ये वाला बॉन्ड एंड ये वाला बॉन्ड बेसिकली कौन सा, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड आर टुवर्ड्स द बीबर, क्या किधर है, टुवर्ड्स द वीवर, देखने वाले के साइड है, कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार ऊपर वाले का भी मैं लिख लूं उसके बाद नाउ बेसिकली ये वाला और ये वर्टिकल वाला, ठीक है,
ये वर्टिकल और ये वर्टिकल वाला, ठीक है। देखना, ध्यान रखना, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा, इस वाले बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, ऊपर वाला ये और ऊपर वाला ये बॉन्ड, ठीक है, CHO C बॉन्ड वाला, COOH C वाला बॉन्ड, ठीक है। ये जो वर्टिकल प्लेन में है ना, सो दीज बॉन्ड्स आर अवे फ्रॉम द वीवर, अवे वर्टिकल वाले याद हो, आपको पता ना कि वर्टिकल वाले अवे फ्रॉम द वीवर होता है ना, सो वर्टिकल आर अवे, वर्टिकल बॉन्ड्स आर अवे फ्रॉम द वीवर। देखने वाले से ये बॉन्ड्स कैसे हैं, दूर हैं। मैं फिर से रिप्रेजेंट करना चाह रहा, ठीक है। सो आपको कैसे समझना है इस मॉलिक्यूल को, आपको समझना है ऐसे, मैं स्ट्रक्चर बना लूं, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेशंस होगा, आपको ध्यान रखना है बस उसका, कैसे रिप्रेजेंट करूं। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंट, ठीक है। अभी मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, मैं सिर्फ इतने को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किसको किसको, ये OHH वाला बॉन्ड और ये OHH वाला बॉन्ड और ये CC बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं तो अभी ब्रह्मा जी तो हूं नहीं कि मेरे पास 3-4 हाथ है तो मैं उसके हिसाब से आपको बता पाऊं, ठीक है। सो दिस इज द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द वीवर ना, ये देखो दोनों चारों जो पेन आपको दिख रहे हैं वो सब आपके तरफ है ना, सो ये रिप्रेजेंटेशन है। इसी का आपने क्या किया हुआ है, टॉर्च मार करके शैडो लिया हुआ है, वहां पे प्रोजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सो टुवर्ड्स द वीवर आपके तरफ है ये चारों बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये चारों बॉन्ड आपके तरफ है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये बॉन्ड ये और ये बॉन्ड को मैं सारे बॉन्ड्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ, 6 बॉन्ड 5 बॉन्ड को मैं यूज किया हूँ यहाँ पर, ठीक है। नाउ एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला मॉलिक्यूल अपना छूट गया, ठीक है। तो जो ऊपर और नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो कैसा है, ये जो ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड है वो कैसा है, यहाँ पे तो अभी ऐसे और ऐसे था ना, ऐसे एक यहाँ पे टुवर्ड्स टू, जो ऊपर वाला है ना वो ऐसा है, कहाँ है, आपसे दूर है, वो कैसा है, आपसे दूर है। अच्छा, नीचे वाला कैसा है, नीचे वाला एक इधर और एक इधर है, नीचे वाला आपसे दूर है, ऐसे करके नीचे वाला क्या है, आपसे दूर है। आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे वाला भी आपसे कैसे है, दूर है, यानी कि CHO जो है वो CHO कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल कहने का क्या मतलब हुआ कि जो ये मॉलिक्यूल है वो कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऊपर दो ऐसे और दो ऊपर दो नीचे ऐसे, और जो दो ऊपर वाले और नीचे वाले हैं वो कैसे, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, मतलब कि दोनों आपसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। मतलब अगर हवा में मैं बनाऊं तो एक उधर एक ऐसे, उसी के जस्ट नीचे एक उधर और एक ऐसे, जो ऊपर वाला है वो एक इधर और नीचे वाले का एक इधर, ऐसे करके ये फिक्सर प्रोजेक्शन क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको नहीं समझ में आया ये फिक्सर प्रोजेक्शन डबल कायरल सेंटर वाला, तो आप फिर से वीडियो को रिकैप करो और फिक्सर प्रोजेक्शन को समझो। व्हाई? बिकॉज़ अभी फिक्सर प्रोजेक्शन से हम लोग को बहुत ही आगे डील करना है इसमें, क्योंकि मीजो, एनांटियोमर, डायस्टेरियोमर्स हम लोग इसी मॉलिक्यूल्स में से ढूंढ के निकालेंगे, तो वहां पे मैं यही रिप्रेजेंटेशन को वहां पे ड्रॉ करूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली फिक्सर प्रोजेक्शंस होता क्या है, ठीक है। सो आई होप ये डबल कायरल सेंटर वाला भी आपका क्लियर हो कि फिक्सर प्रोजेक्शंस कैसा। अगेन इस मॉलिक्यूल को फिर से इसी में आपको रोटेट करना अलाउड है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप चाहे जैसे रोटेट करना चाहते हो करो, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन उसी प्लेन में आपको रोटेट करना है, उसी 180 के में रोटेट करना है, ठीक है। नाउ अब एक छोटा सा जो इसमें एग्जांपल है, इसमें जो छोटा सा एक अपने को देखना है वो ये देखना है, एक लाइन में लिख रहा हूं, the line is just a minute, ठीक है। the line is, या फिर कन्वर्जन में आपको सिखा दूं या फिर इस बात को मैं बता दूं, चलो ठीक है, अभी डायरेक्टली में बता दूं, ठीक है। now see the compound, एक लाइन लिख रहा हूं, the compound containing सिंगल कायरल सेंटर। सिंगल कायरल सेंटर कहने का मतलब उस पूरे कंपाउंड में एक ही एक कायरल कार्बन होगा, कायरल एटम होगा, कायरल सेंटर होगा, ठीक है। मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा ना, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है। द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल कायरल सेंटर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये फिर से वही वाला बात हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कौन सा बात हो गया, जैसे देखो हाइड्रोजन ClF मान लो कि ये मॉलिक्यूल है आपके पास, क्या यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है, हाँ दिख रहा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज 4 डिफरेंट ग्रुप से, है ना। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही कायरल सेंटर है आपके पास, है ना, तो ये मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अरे ये तो बात भाई मैं पहले से जानता, क्यों? क्योंकि इसमें ना ही POS, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, डायसिमेट्रिक है। डायसिमेट्रिक कहने का मतलब इस
मॉलिक्यूल के पास नहीं पीओएस है, नहीं सीओएस और नहीं क्या है आपका अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपका डाइसिमेट्रिक हो जाएगा। डाइसिमेट्रिक सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंगल कायरल सेंटर, ठीक है। अगर दो कायरल सेंटर हो जाए, दो कायरल सेंटर कहने का मतलब मान लो कि ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जाए, हाइड्रोजन Cl और फिर फ्लोरीन, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए, या फिर मैं थोड़ा सा अलग ग्रुप लगा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे, लाइक मैं अल्कोहल यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, ठीक है। दो जिसमें दो कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो कब होगा कब नहीं होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें दो कायरल सेंटर आ जाएंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर है, दूसरा कायरल सेंटर है ही नहीं उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा, उसको पीपीआर को रोटेट करेगा ही करेगा। सो दिस इज द कंडीशंस टू रोटेट द दिस इज द कंडीशन फॉर द सिंगल कायरल सेंटर कि वो क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो कैसा होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। नाउ थोड़ा सा ना हम मिरर इमेज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि इसके मिरर इमेजेस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं कोई कंपाउंड दूं, मिरर इमेज का कांसेप्ट मेरे को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मिरर इमेज का। जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक कंपाउंड बनाया यहाँ पे OH, तीसरा प्रोजेक्शन में HCl और यहाँ पे मान लो कि मैं फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा मिरर इमेज लो, इसके सामने एक ऐनक रख दो और ऐनक में इसको देखिए कैसा दिखेगा। ऐनक में आई होप आपको ये ऐसा दिखेगा, OH ऊपर H और यहाँ पे आपको Cl दिखेगा और यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है फ्लोरीन दिखने वाला है। आई थिंक इसका मिरर इमेज ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने कहा कि जैसे कि मैंने ये कहा कि जैसे कि मान लो ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आपने ऐसा लिया, मिरर का इमेज लिया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं खड़ा हूं तो मेरे सामने मिरर रख दिया और मेरा इमेज आपने सामने से लिया, ठीक है। नाउ मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले मॉलिक्यूल्स को आपको ऐसे या ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। चाहे आप ऐसे रोटेट करो चाहे आप ऐसे रोटेट करो, इसको प्लेन से बाहर आपको लाना नहीं, इसको ऐसे या फिर ऐसे रोटेट करके आप इस तरीके से रोटेट करो कि ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा इसको क्या कर दे, ढक दे। क्या कर दे, उसको ढक दे, कवर कर दे। जैसे कैसे, जैसे कि अगर मान लो कि मेरा ये हाथ है, ओके, दिस इज माय हैंड, ओके। सो सपोज मैं अपने हैंड का थोड़ा सा यहाँ पे बना रखता हूँ, सपोज दिस इज माय हैंड, ओके, दिस इज माय हैंड, ओके। सो दिस इज माय हैंड, ठीक है। मेरे हाथ के सामने एक मिरर इमेज रखो, मिरर रखो, ठीक है। तो जो आपको इमेज मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिरर इमेज मिलेगा आपको मेरे हाथ का, ओके। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ का जो मिरर इमेज मिलना है आपको, ठीक है, जो मेरे हाथ का मिरर इमेज मिलना है वो क्या है, ये दोनों हाथ मेरा एक दूसरे का मिरर इमेज है ना। जैसे कि ये हाथ है मेरा, आप सामने मिरर रखो तो मिरर में आपको इमेज कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, है ना। जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है तो इसका मिरर इमेज आपको कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना। मैंने कहा कि इस हाथ को ऐसे या ऐसे रोटेट करना है, उसको आपको क्या करना, उठा करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ऐसे उठा करके आपको यहाँ पे रखना है और क्या करना, पूरा का पूरा आपको कवर कर देना। आपको क्या करना, पूरा का पूरा कवर करने का कोशिश करना है कि क्या वो पूरा का पूरा कवर कर पा रहा है या फिर कवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इस वाले हाथ को उठा करके यहाँ पे रखूंगा तो क्या ये वाला जो हाथ है वो इस वाले हाथ को पूरा कवर कर देगा, क्या नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे उठा करके यहाँ रखोगे तो ये देखो अंगूठा उठा गया आपका, ये अंगूठा इधर आ गया, पूरा कवर होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस मॉलिक्यूल का, अगर मान लो कि मेरा हाथ को मैं अपने हाथ को मॉलिक्यूल मान लूं तो इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ये है और इसका जो मिरर इमेज है वो उस पे कैसा है, नॉन कवरेबल है। तो इसी को आइसोमेरिज्म के लैंग्वेज में बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल है। कैसा है, नॉन सुपर इंपोजिबल। यहाँ पे रोटेशन आपको अलाउड है, रोटेशन आप चाहे ऐसे रोटेट करो या ऐसे रोटेट करो, लेकिन आपको ऐसे ऐसे रोटेट करके क्या करना है, इसको आपको उसको कवर करना है। अगर कवर कर दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है, सुपर इंपोजिबल है, उसका जो मिरर इमेज है वो कैसा है, सुपर इंपोजिबल है। लेकिन क्या ये कवर करेगा, नहीं कवर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल है। कैसे हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो अभी अपन नॉन सुपर इंपोजिबल का क्यों कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करें, नॉन सुपर इंपोजिबल का कांसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करें कि कोई भी मॉलिक्यूल इस दुनिया में, कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज, मान लो कि यही मॉलिक्यूल है, अगर इसका मिरर इमेज ये है और इसका जो
मिरर इमेज है वो इस पे नॉन सुपर इंपोजेबल हुआ। नॉन सुपर इंपोजेबल कहने का मतलब कि ये मॉलिक्यूल, इसका जो इमेज है वो इसको कवर पूरा का पूरा नहीं कर सकता है, तो ये मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा ये, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी का ढेर सारे कंडीशंस देख रहे हैं। क्या कंडीशंस देखे कि कायरल सेंटर था, ठीक है, पीओएस यूएस नहीं होना चाहिए, डाइसिमेट्रिक वगैरह कंडीशंस था। एक मैं आपको एक और एक्स्ट्रा कंडीशंस बता रहा हूं कि कोई मॉलिक्यूल है रैंडमली, आप उसमें पीओएस यूएस है या नहीं है वो अपन नहीं चेक करते, ठीक है। मैंने क्या चेक किया कि एक कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, मैं वो मॉलिक्यूल ले लिया, मैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं चेक कर रहा हूं, बिना सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह चेक किए मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मैं डाइसिमेट्रिक वाले कांसेप्ट से नहीं जा रहा, ठीक है, मैं मिरर इमेज वाले कांसेप्ट से जाना चाह रहा हूं, ठीक है। दो कांसेप्ट है, या तो आप मॉलिक्यूल में डाइसिमेट्रिक देख लो, डाइसिमेट्रिक कहने का मतलब पीओएस यूएस वगैरह देख लो, अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो डाइसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव। मैं उस वाले अप्रोच से नहीं जाना चाह रहा, मैं दूसरे वाले अप्रोच से जाना चाह रहा, मिरर इमेज वाले अप्रोच से जाना चाह रहा। तो जो मिरर इमेज वाला कांसेप्ट है वो क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल आप लो, मैंने ये मॉलिक्यूल को ले, इस मॉलिक्यूल का आप मिरर इमेज बनाओ, मैं बना दिया इसका मिरर इमेज। अगर ये जो मिरर इमेज है, अगर ये इसको पूरा का पूरा कवर कर देता है, क्या करता है, पूरा का पूरा कवर कर देता है, तो इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, सुपर इंपोजेबल हो जाएगा। अगर कवर कर दिया, ठीक है, कवर कर दिया, उस कंडीशन को अलग रखो ना। मान लो कि अगर ये जो मॉलिक्यूल है इसका मिरर इमेज ये है, अब इसके मिरर इमेज को उठा करके मैं यहाँ पे रखना चाहा, लेकिन ये पूरा का पूरा उसको कवर नहीं कर पाया, ऐसा मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल है। कैसा है वो, नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो ये कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड क्या होगा आपका, मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। सो इस लाइन को हम लोग लिखते हैं, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, पहले मैं इस लाइन को अपन लिख लेते हैं, ओके। The compound, the molecule लिखते हैं जनरली, the molecule whose mirror image is non-superimposable, the molecule whose mirror image is non-superimposable will be optically active, will be optically active, ठीक है। नॉन सुपर इंपोजेबल कहने का मतलब ये वाला हाथ को उठा करके आप यहाँ पे रखो, ठीक है, तो कैसा लग जाएगा आपको, वो नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो क्या हो जाएगा आपको, मिरर इमेज। अच्छा एक छोटा सा कंडीशन, ठीक है, क्या आप लोग क्या समझ रहे होगे कि सर ये हाथ रहा, इसके सामने मिरर रखा, इसका मिरर इमेज ये बना, लो सुपर इंपोज तो हो गया, ये तो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना मिरर इमेज, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। कैसे किया, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कि सर आप तो बोल रहे हो हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को कवर नहीं कर रहा है, मेरा हाथ तो कर गया कवर। कैसे, एक हाथ यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, इसका मिरर इमेज है, ये हाथ रहा, इसके सामने मैंने मिरर रखा, दूसरा हाथ यहाँ पे आया, ठीक है, इमेज उसका है, लो हो गया सुपर इंपोज। ये देखो पूरा का पूरा कवर कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। कैसे करना है, जैसे कि ये हाथ है आपका, इसका मिरर इमेज ये होगा, तो ऐसे नहीं मिलाना है इसको, ऐसे नहीं मिलाना है, ये हाथ है और इसका मिरर इमेज है, इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठाओ और इस पे ऐसे रखो, ठीक है। अगर ये सुपर इंपोज किया तो सुपर इंपोजेबल है, और अगर नहीं पूरा का पूरा नहीं कवर कर पाया तो नॉन सुपर इंपोजेबल। एक अच्छा एग्जांपल, आपका जूता, ठीक है, आपका जो शू है, ठीक है, उसको आप क्या करो, उस एक पहला राइट हैंड का, राइट लेग का जो आपका शू है उसका मिरर इमेज कौन होगा, लेफ्ट हैंड का शू होगा। तो पहला शू को मान लो कि ये वाला एक शू है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये शूज होगा। अब ये जो इमेज है इसको उठा के आप यहाँ पे रखो, क्या सुपर इंपोजेबल हुआ, नहीं, देखो ये दोनों उठा का नहीं, पूरा का पूरा कवर नहीं हुआ। मतलब आपका जो लेफ्ट वाला शू है वो राइट वाले शू का मिरर इमेज तो है, लेकिन वो सुपर इंपोजेबल नहीं है, तो फिर कैसा है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। इसका मतलब अगर मान लो कि आपका जूता मॉलिक्यूल होता तो आपका जूता कैसा होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलो ये तो समझ में आ गया कि नॉन सुपर इंपोजेबल अगर होगा, क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को कवर भी कर लेगा, हाँ कर लेगा, ठीक है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, देखना उसका मिरर इमेज ना उसको कवर कर लेगा। मैंने कहा कि ये इसको आप घुमा सकते हो, इस प्लेन में घुमा के आप पुट करके देखो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं इसको घुमाना चाह रहा, क्लोरीन को ले जाना चाह रहा होता, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को 180 से रोटेट करके यहाँ ले आया, तो OH क्या हो जाएगा आपका, यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो चलो मैच कर रहा है आई थिंक, है ना। जैसे कि अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो मैच कर रहा है कि भाई OH तो कर लेगा, तो क्लोरीन आपका यहाँ आ गया, OH आपका यहाँ आ गया ना। फ्लोरीन के बारे में सोचो तो फ्लोरीन कहाँ चला गया, ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया, नीचे ना। फ्लोरीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे ना। फ्लोरीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे। देखो फ्लोरीन को, हाइड्रोजन को कवर कर रहा है कौन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन को नीचे कौन कवर कर रहा है, हाइड्रोजन। नहीं होगा सुपर इंपोज, ये और ये दोनों सुपर इंपोज हो गए, लेकिन यहाँ हुआ क्या, नहीं। तो अपने को पूरा मॉलिक्यूल का सुपर इंपोजिशन को देखना है, पूरा मॉलिक्यूल कवर हुआ या नहीं हुआ ये देखना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ना।
जैसे कि मान लो अपने पास ये मॉलिक्यूल है COOH, ठीक है, COOH, OH और H और फिर OH और फिर क्या है H। ना इसका मैं मिरर इमेज लेना चाहता हूँ, ठीक है, इसका मैं मिरर इमेज लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर इमेज मैं बनाऊंगा OH वाले के सामने OH दिखेगा, OH के सामने OH दिखेगा, H थोड़ा दूर दिखेगा, ओके ना, नीचे COH दिखेगा, COOH दिखेगा और ऊपर भी कौन सा दिखेगा आपको COOH दिखेगा, ठीक है। ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो अब मैं क्या बोला कि इसका मिरर इमेज ये है, ठीक है। मैं कहा कि अगर इसका मिरर इमेज ये बना, अगर ये मिरर इमेज इसको पूरा का पूरा कवर कर देगा, सुपर इंपोज कर देगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर इसका मिरर इमेज इसको नहीं कवर कर पाएगा तो ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसको एज इट इज उठा के रखने की कोशिश करता हूं, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि OH इसका इधर है और इसका H इधर है, लेकिन मेरे पास एक चांस है, क्या चांस है कि मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, ठीक है। मैं इसको रोटेट कर देता हूं, मान लो कि मैं इसको रोटेट कर देता हूं ऐसे करके, ठीक है, इसी प्लेन में मैं रोटेट करता हूं, मैं यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं लिख रहा, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या करो, इसको रोटेट करो, ऐसे करके ऐसे रोटेट करो, तो सोचो कौन कहां जाएगा, ये वाला नीचे चलाएगा और ये वाला ऊपर चलाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो यहाँ है वो हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ है वो यहाँ चलाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इमेज बनाना चाह रहा, ऊपर वाला COH नीचे चलाएगा, ठीक है, और नीचे वाला कार्बोक्सिलिक आपका ऊपर चलाएगा, ठीक है। यहाँ जो हाइड्रोजन अगर मैं रोटेट करूंगा ऐसे करके ऐसे, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा आपका, रोटेट करके यहाँ चलाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ और OH कहाँ चला जाएगा, अगर मान लो 180 से रोटेट करेंगे तो यहाँ चलाएगा ना, सो OH यहाँ चलाएगा, फिर सेम यही हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा, OH ना। इस मॉलिक्यूल को उठा करके आप इस पे सुपर इंपोज करो, क्या सुपर इंपोज होगा या नहीं होगा, आई होप आपको साफ दिख रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, सुपर इंपोज होगा। ये मैंने कैसे लाया, 180 के रोटेशन से लाया, कैसे लाया, 180 के रोटेशन से लाया, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका यहाँ पे सुपर इंपोज हो गया, क्या हो गया, सुपर इंपोज हो गया। सो दीज आर सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल, ठीक है, सुपर इंपोजेबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर 1 बोलूं, इसको स्ट्रक्चर 2 बोलूं, तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर आइडेंटिकल, है ना, और स्ट्रक्चर 1 मस्ट बी क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों, क्योंकि इसका मिरर इमेज इसको क्या कर दिया, सुपर इंपोज कर दिया। अगर सुपर इंपोज कर देगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसी कंपाउंड को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ना, कि इसका मिरर इमेज जो है, इसका जो मिरर इमेज है वो इस पे सुपर इंपोजेबल है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा रोटेट किया मैंने इसको 180 से उसी वाले प्लेन में, तो इसको कवर कर लिया, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे है। जैसे कि मान लो यहां से मैंने एक प्लेन कंसीडर किया, ये प्लेन कंसीडर करूंगा तो क्या ये जो प्लेन है इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हां कर दिया डिवाइड, देखो COH H OH दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हां कर दिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। और क्या दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्या है आपका, POS है। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर POS COS AOS एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक नहीं होगा। अगर डाइसिमेट्रिक नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो फिर वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं कि स्ट्रक्चर 1 आपका कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नाउ वन मोर पॉइंट्स इन फिशर प्रोजेक्शंस, ठीक है, दो और पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं फिशर प्रोजेक्शन में। वो क्या है कि बेसिकली जनरली जो ऊपर लिखा जाता है ना कार्बन, जो ऊपर लिखा जाता है कार्बन, वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। एट द टॉप ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, एट द टॉप ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, एट द टॉप ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, हाईली ऑक्सीडाइज्ड carbon is located, is present, okay, is present, okay, highly oxidized carbon। जैसे अगर मान लो कि अगर इसमें मैं समझाना चाहूँ, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे CH3 होता, ठीक है, तो CH3 ऑक्सीडाइज नहीं है ना, हाईली ऑक्सीडाइज कौन है आपका COH। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले लूँ CH होगा, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन है, ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो आप, ठीक है। तो जो ज्यादा ऑक्सीडाइज आपका कौन है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, तो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो जो ज्यादा ऑक्सीडाइज है उसको कहां रखना पड़ेगा आपको, ऊपर रखना पड़ेगा, और जो लेस ऑक्सीडाइज है उसको कहां रखना पड़ेगा, नीचे। कल करके अगर आप मान लो कि आपने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया CHO C डबल बॉन्ड OH, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइज जो कार्बन होता है उस कार्बन को जनरली हम कहां रखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर रखते हैं। कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं। और जो थोड़ा सा लेस होता है उसको हम लोग कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। नाउ मैं थोड़ा सा इस लाइन के बारे में बताना चाहता हूं। जो वर्टिकल लाइन है
वो क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आपका, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए ना। वर्टिकल लाइन इज जनरली a longest chain, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा फिशर प्रोजेक्शंस क्या होता है और फिशर प्रोजेक्शंस वेज डैश प्रोजेक्शंस क्या होता है। अब क्या है ना कि अब वही रिप्रेजेंटेशन है, वही क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेज डैश को किस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, फिशर में, और फिशर को किस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, वेज डैश में। फिर अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमैन आप सोहर्स को देखेंगे और फिर न्यूमैन को सोहर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, सोहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करने करेंगे, और किसी को भी किसी से भी कन्वर्ट करने का हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा सब कुछ। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, जस्ट रिकैप द वीडियो एंड लर्न। पढ़ो, समझो फिजिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है, कैसे दिखाया जा रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा भी आज जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, 1/3 केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। तो 1/3 केमिस्ट्री में ये सारे कांसेप्ट कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ जाएंगे। कभी भी आपसे आइसोमेरिज्म का टर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सो दैट इसका माइल्ड, छोटा सा, जनरल सा एप्लीकेशन आप क्या कर सको, वहां पे यूज कर सको। सो आई होप आज का क्लास में सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कायरल कंपाउंड, कायरल मॉलिक्यूल, वेरियस प्रोजेक्शंस, फिशर प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शंस, और फिर ये सब सारे कांसेप्ट आपको क्लियर होंगे। आप सारे कांसेप्ट को अच्छे से समझो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। आई होप you will enjoy this class. So next we will meet in next class. Thank you.